प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पार्ट 2। अर्थात आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भाग 2, इसका प्रथम लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसमें संविधान की जो प्रस्तावना उसका अर्थ और महत्व बतलाया है। आज हम भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, मतलब 42वें संविधान संशोधन के बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कुछ जोड़ा गया है, इसकी प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना की जो मूल शब्दावली वो क्या क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की जो इस समय प्रस्तावना मौजूद है, मतलब 42वें संविधान संशोधन के बाद की जो प्रस्तावना है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रस्तावना के संदर्भ में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रस्तावना के सभी शब्दावलियों को क्रमबद्ध रूप में नोट कर दिया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद में हमारे सामने मौजूद है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस स्टूडेंट्स, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर अपलोड करता हूं, इसमें मेरा जो मूल आदर्श है, मेरा जो गंतव्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मैं उपलब्ध कराऊं, जिससे कि वो इधर उधर नहीं भटकें। और जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उन विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल की जानकारी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पार्ट 2, मतलब इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं आज हम। प्रथम पार्ट में हमने प्रस्तावना का अर्थ और महत्व बतलाया था। आज जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और 42वें संविधान संशोधन में इसमें क्या जोड़ा गया, ये दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ मैंने जो कुछ भी नोट किया है, जो कुछ भी आपको समझाऊंगा, बेटा इसके संदर्भ में 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। चाहे वह रीट एग्जाम हो, TGT PGT एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, इसी के साथ में चाहे UGC नेट की एग्जाम हो। भाई, राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में निश्चित रूप में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए मैं प्रस्तावना की सभी बातों को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अब यहाँ मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझने के लिए डायग्राम भी बनाया है। वैसे मैंने इसका अर्थ और महत्व के संदर्भ में पिछला लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने नोट किया है प्रस्तावना, मतलब जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसका विचार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, जो कि वास्तविक रूप में आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान है आधुनिक युग का, जो कि 4 मार्च 1789 को लागू हुआ है। तो वास्तविक रूप में जो ये प्रस्तावना का विचार लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसकी जो भाषा शब्दावली ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों बातें आप नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगली बात आती है कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या चीज़? तो सीधी सी बात यह है कि वास्तव में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का निचोड़ है। मतलब वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक दीपक का कार्य करती है, एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। अर्थात सरकार के तीनों ही अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो दिशा निर्देश करती है वह प्रस्तावना ही करती है। मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ
कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, इसका मतलब प्रस्तावना संविधान रूपी ताले की चाबी है। और जब तक आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गंभीरता से नहीं समझेंगे तब तक भारतीय संविधान को भी नहीं समझ सकते। यस, अब देखो बेटा, मैंने यहाँ नोट किया है जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप डायग्राम आप बनाइएगा। यहाँ पर मैंने चित्र नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 और चित्र नंबर 2, डायग्राम नंबर 2, ये 2 चित्र बनाए हैं जिससे कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझ सके। बेटा यहाँ मैंने नोट किया है, क्या आप थोड़ा इसको डिटेल्स में लिख लेंगे? मैंने संक्षेप में लिखा है, मैं बोलता जाऊँगा, बेटा आप भी नोट कीजिएगा। यस जितेंद्र, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है? नंबर 1 बात आप लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जैसे मान लीजिएगा व्यक्ति का शरीर है, अब शरीर में से यदि आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो फिर क्या रह जाता है? मृत शरीर। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। तो व्यक्ति के शरीर में, शरीर व्यवस्था में, बॉडी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है? प्राण, आत्मा। उसी प्रकार से भारत के संविधान की जो आत्मा है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अगर प्रस्तावना को ही निकाल दिया जाए तो संविधान एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि मृत शरीर की तरह हो जाएगा। यस, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है, सार है, सारांश है। मतलब प्रस्तावना को यदि हमने समझ लिया तो एक प्रकार से पूरे संविधान को ही समझ लिया। क्यों? क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय संविधान में मूल संविधान जो 395 अनुच्छेद थे, 395 के 395 अनुच्छेदों का निचोड़ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यस, नेक्स्ट है निचोड़ है, जिसमें देश की शासन नीति, जिसमें देश की, ये आपकी प्रस्तावना मैंने नोट कर रखी है, जिसमें देश की शासन नीति, आदर्श, लक्ष्य व आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं। मतलब इस प्रस्तावना में वास्तविक रूप में जो शासन है, सरकार है, उसकी नीति कैसी होगी, क्या नीति बनाएंगे, उसके क्या आदर्श हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, इसके आदर्श हो गए। तो आदर्श, लक्ष्य व आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं। आकांक्षाओं की बात आती है तो वास्तविक रूप में शासन की जो आकांक्षा है वो भी से प्रतिबिंबित होती है। और वास्तव में इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य था वो था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसकी की चर्चा वास्तविक रूपी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। लेकिन प्रस्तावना से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, निचोड़ है, जिसमें देश की शासन नीति, आदर्श, लक्ष्य व आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं। कैसे होती हैं मैं समझाऊंगा आगे भी। एक बात तो ये होगी इसकी। दूसरी बात क्या कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह न्याय योग्य नहीं है। जैसे नीति निर्देशक तत्व भी न्याय योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, सरकार के द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। परंतु जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। हाँ, वास्तविक रूप में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, तो इससे ये मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जबकि इससे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जाता था। ठीक है बेटा, तो नोट करेंगे। अगली बात, संविधान के किसी हिस्से पर यदि शंका या विवाद हो तो प्रस्तावना के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। मतलब यदि संविधान के किसी भी हिस्से पर, मतलब संविधान के किसी भी अनुच्छेद या धारा के ऊपर, किसी भी भाग पर, किसी भी अनुसूची के ऊपर यदि कोई शंका या विवाद उठे तो फिर प्रस्तावना के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका संविधान की प्रस्तावना के आधार पर उसकी व्याख्या कर सकती है यदि किसी भी अनुच्छेद या धारा पर कोई शंका या विवाद उठे। तो इन सब बातों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये महसूस होता है क्या कि वाकई भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का निचोड़ है, संविधान की कुंजी है, संविधान रूपी ताले की चाबी है। यस,
ये सब बातें नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है मैंने यहाँ, 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद प्रस्तावना, मतलब 42वें संविधान संशोधन से पहले जो प्रस्तावना थी उसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, एक तो ये समाजवादी शब्द, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द और एक तथा अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन की जो बात आती है, इससे पहले यदि हम जाएं, इससे पीछे यदि जाएं, तो वास्तव में भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, वो मूल प्रस्तावना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मूल प्रस्तावना में आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को निकाल देना है। और 42वें संविधान संशोधन के बाद में भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना है, तो उसमें आपको ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द ये तीनों जोड़े गए हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने इन तीनों को अंडरलाइन किया है। अब किसी भी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ, 42वें संविधान संशोधन से पहले जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं थे। और 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है डॉक्टर सुभाष काश्यप, वो क्या कह रहे हैं इस प्रस्तावना के बारे में। इनका कहना है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द, बेटा ध्यान दें, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना का एक एक शब्द, ये जो प्रस्तावना है पूरी की पूरी प्रस्तावना मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए नोट कर दी है। इसके संदर्भ में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने सब बातें नोट कर दी हैं इसमें, ध्यान दें बेटा। क्या? प्रस्तावना का एक एक शब्द नहीं, जैसे इसमें अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि का इसके अंतर्गत जो जिक्र किया गया है, वास्तविक रूप में वो एक एक शब्द हो गए। क्या? प्रस्तावना का एक एक शब्द, प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्तर है, एक चित्तर है, चित्तर जो बोलता है, एक एक चित्तर है, चित्र जो बोलता है। इनका कहना है कि ये एक एक शब्द चित्तर है, और चित्तर ऐसे हैं जो बोलते हैं। चित्तर जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। बेटा इसको नोट कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप डॉक्टर सुभाष काश्यप का ये व्याख्यान से यदि ये भी याद रख लेंगे तो प्रस्तावना को समझने में दिक्कत नहीं आ सकती है। क्या कहा इन्होंने? फिर से दोहरा रहा हूं, प्रस्तावना का एक एक शब्द, जो ये प्रस्तावना है 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद की जो प्रस्तावना मैंने पूरी नोट कर दी है, प्रस्तावना का एक एक शब्द, क्या? प्रस्तावना का एक एक शब्द, ये पूरा का पूरा देखेंगे आप, एक एक शब्द एक चित्तर है। चित्तर जो बोलता है, एक कहानी कहता है। किसकी कहानी कहता है? तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। भाई भारत को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, और भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था, संविधान के निर्माण में भी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और विदेशों से कितने ही सिद्धांत हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए थे। तो कितनी तपस्या की है, कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है, भारत को पहले आज़ादी दिलाई है, उसके बाद में संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक संविधान बनाया है। तो वास्तविक रूप में ये प्रस्तावना एक कहानी कहता है, और वह कहानी तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी कहता है। कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यस। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि दैट, इंट्रोड कॉमा में लेंगे इसको, इंट्रोड कॉमा में शुरू, इंट्रोड कॉमा में क्लोज बंद करेंगे। प्रस्तावना में कहा गया है कि, अब जो ये प्रस्तावना मैंने लिखी है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद की प्रस्तावना लिखी है। फिर कह रहा हूँ कि इसमें केवल 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जबकि 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले जो मूल प्रस्तावना थी, उस मूल प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैंने 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद की प्रस्तावना को नोट किया है। बेटा ध्यान दें। तो इस समय जो प्रस्तावना है वो क्या मौजूद है हमारे सामने? प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो संप्रभुता का वास होगा वो जनता में होगा। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब वास्तविक रूप में भारत किसी भी रूप में किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं होगा। ये आंतरिक और बाहरी रूप में पूर्ण रूप में क्या होगा, संप्रभु होगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी शब्द है, ये 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट मैंने लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मतलब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में स्वीकार किया गया, तो शुक्ल और तिथि है क्या, सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसकी मूल शब्दावली होगी। अब ये संपूर्ण बातें आप नोट करेंगे, यूं का यूं यथावत, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बेटा, यूं का यूं नोट कीजिएगा और ये पूरी की पूरी प्रस्तावना कंठस्थ याद कीजिएगा। इसके बारे में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है और डेफिनेटली प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है आपको याद होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना है 42वें संवैधानिक संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता ये शब्दावली जोड़ी गई है, जबकि 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दावली नहीं थी। बेटा ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्तमान समय में जो मौजूद है, मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद की जो प्रस्तावना है वो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी नोट कर दी है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें किसी भी रूप में एग्जाम पूछा जा सकता है। जैसे अभी पिछले एग्जाम में राजस्थान में रीट परीक्षा में पूछा गया था, ये एक विकल्प दिया गया था कि निम्न में से कौन सी शब्दावली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद है। जो 4 विकल्प दे दी गई थी, 3 विकल्प ऐसे दिए गए थे जो कि प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे और चौथा दिया था प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा शब्दावली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है ना, है। तो ये पूरी की पूरी प्रस्तावना आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। ये पूरी प्रस्तावना नोट कर लेंगे तो फिर कैसा प्रश्न बनाए आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है बेटा, आप जैसे मान लीजिएगा यहाँ आत्मा की बात आती है तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वास्तविक रूप में संविधान की आत्मा है। मैंने पिछले लेक्चर में सब बातें आपको बता दी हैं। तो ये प्रश्न किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण जो व्याख्यान से मैंने पिछले लेक्चर में नोट कर दिए, आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो एक महत्वपूर्ण व्याख्यान था डॉक्टर सुभाष काश्यप को मैंने नोट कर दिया है। तो बेटा किसी भी रूप प्रश्न पूछे, दावे के साथ कहता हूँ मैं जो आपके ये भारतीय संविधान को अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें सब महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, तो आपको किसी भी रूप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। यस, अब एक विद्वान है डॉक्टर JR शिवाच, बेटा नोट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा रहा हूँ मैं। डॉक्टर JR शिवाच ने प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा है। मतलब जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इस संपूर्ण प्रस्तावना को डॉक्टर JR शिवाच ने 4 भागों में विभाजित किया है जिससे कि प्रस्तावना को ठीक से समझा जा सके। ठीक है बेटा, बाकी मैं प्रस्तावना के लक्षणों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जिसकी चर्चा कल ही करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। यहाँ तो केवल शिवाच की बात ले रहे हैं कि 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग है सत्ता का स्रोत, प्रथम है सत्ता का स्रोत, दूसरा है शासन का प्रकार, तीसरा है शासन प्रणाली के लक्ष्य, चौथा है स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि। बेटा ये डॉक्टर JR शिवाच ने प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा है। इनका कहना है कि प्रस्तावना को यदि गंभीरता से समझना है तो इसको 4 भागों में बांट दे। तो ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग आत्माप्रेत करते हैं,
आत्मार्पित करते हैं। यहाँ तक होगा ना पूरी की पूरी प्रस्तावना। इसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। कैसे? नंबर 1 सत्ता का स्रोत, मतलब इनका कहना है कि प्रस्तावना का प्रथम जो भाग है वो तो ये बताता है कि सत्ता का स्रोत क्या है। तो यहाँ देखेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब यहाँ इसे पता लग रहा है कि वास्तविक रूप में जो सत्ता का स्रोत है वह कौन है? भारत की जनता है, हम भारत के लोग। तो सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। ठीक है बेटा, जनता है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो सत्ता है, क्या जो सत्ता है, सत्ता एक प्रकार से मैं कहूँगा आदेश देने का अधिकार होता है, आदेश देने का जो अधिकार होता है उसको सत्ता कहते हैं। तो सत्ता का जो स्रोत है वो स्रोत कौन है? यहाँ जनता है ना, हम भारत के लोग। ठीक है बेटा। अगली बात आती है शासन का प्रकार। तो इस प्रस्तावना से ये भी पता लगता है, क्या पता लगता है कि यहाँ पर शासन का प्रकार कौन सा है? लोकतंत्र है या फिर स्वेच्छाचारी शासन है, तानाशाही शासन है? तो निश्चित रूप में प्रस्तावना से पता लग रहा है कि यहाँ पर निरंकुश शासन नहीं है, स्वेच्छाचारी शासन नहीं है, तानाशाही शासन नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जैसा कि स्पष्ट रूप में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या? लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब हमारे यहाँ पर जो शासन का प्रकार होगा वह तानाशाही नहीं होगा बल्कि लोकतांत्रिक होगा। इसी के साथ में राजतंत्र नहीं होगा बल्कि गणतंत्र होगा। मतलब हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जिसको एक राज्याध्यक्ष कहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं, और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र है, अर्थात वहाँ जो राजा का पद है वह वास्तविक रूप में वंशानुगत है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह वंशानुगत नहीं है बल्कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इससे शासन के प्रकार का भी पता लगता है। ठीक है बेटा। तीसरा, यस, शासन प्रणाली के लक्ष्य। भाई डॉक्टर जी.आर. शिवाच का कहना है कि प्रस्तावना से हमें इस बात का भी पता लगता है कि शासन प्रणाली के लक्ष्य क्या है, सरकार के लक्ष्य क्या है। यस, तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप में लक्ष्यों की घोषणा की गई है। मैंने अनोट भी किया है कि शासन प्रणाली के लक्ष्य होंगे न्याय, क्या? न्याय की स्थापना करना है, स्वतंत्रता की स्थापना करना, समानता की स्थापना करना, भ्रातृत्व अर्थात बंधुता की स्थापना करना। तो वास्तविक रूप में शासन प्रणाली के लक्ष्य का भी इससे पता लगता है कि शासन का, सरकार का लक्ष्य क्या है, इस प्रस्तावना से पता लगता है। और चौथा जो भाग है वह है स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि। मतलब चौथी जो बात आती है वो ये आती है कि प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया और उसकी क्रियान्विति की क्या तिथि है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसके क्रियान्वयन की तिथि का भी इससे पता लगता है। तो डॉक्टर जे.आर. शिवाच ने कहा है कि पूरी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है और 4 भागों में बांट करके, विभाजित करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गंभीरता से समझा जा सकता है। बाकी अगला जो तीसरा हमारा लेक्चर होगा, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें हम प्रस्तावना के सभी लक्षणों को एक एक करके बेहतर तरीके से समझाएंगे। उसमें संपूर्ण प्रस्तावना की एक एक शब्दावली आ जाएगी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लास्ट में जो मैंने नोट किया है बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, इसको आपको समझना है। क्या? संविधान की प्रस्तावना वह दीपक है बेटा, ध्यान देंगे। संविधान की प्रस्तावना वह दीपक है, मतलब संविधान की प्रस्तावना एक प्रकाश स्तंभ है, एक दीपक है। दीपक जानते हैं ना क्या है? एक दीपक है, जो हम कहेंगे अंधेरा जहाँ होता है वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो वहाँ पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो डेफिनेटली संविधान की प्रस्तावना एक दीपक है। यह वास्तविक रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि क्षेत्र में जो अंधेरा फैला हुआ है उस अंधेरे को इस प्रस्तावना रूपी दीपक के माध्यम से दूर करता है और सर्वत्र प्रकाश की किरणें फैलाता है। यस,
तो संविधान की प्रस्तावना वह दीपक है जो आने वाले राजनेताओं, बेटा ध्यान दें, जो आने वाले राजनेताओं, भाई समय के हिसाब से राजनेता बदलते रहते हैं क्योंकि चुनाव होते रहते हैं तो हार जीत तो होती रहेगी। तो जो आने वाले राजनेताओं, न्यायविदों, मतलब जो न्यायाधीश है, न्यायविदों तथा संपूर्ण समाज का पथ आलोकित करती रहेगी। बेटा ध्यान दें, मतलब संविधान की प्रस्तावना दीपक है जो आने वाले राजनेताओं, न्यायविदों तथा संपूर्ण समाज का पथ, रास्ता, मार्ग, पथ आलोकित करती रहेगी। मतलब ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो राजनेताओं को, न्यायविदों को और संपूर्ण समाज को एक प्रकार से राह दिखाती रहेगी, रास्ता दिखाती रहेगी, उसका जो पथ है उसको आलोकित करती रहेगी। मतलब उनको वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि जहाँ पर भी अंधेरा दिखाई दे रहा है उस अंधेरे में प्रकाश की किरणें भारतीय संविधान की प्रस्तावना फैलाएगा। ठीक है बेटा। तथा कभी भी असमंजस या दिशा भ्रम की स्थिति हो तो यह सही मार्ग निर्देश देने में सक्षम होगी। अर्थात अगर कभी भी राजनेताओं, न्यायविदों या समाज के अंतर्गत कोई भी असमंजस होता है या दिशा भ्रम की स्थिति होती है तो ये सही मार्ग निर्देश देने में सक्षम है। मतलब इन सभी को, राजनेताओं को, न्यायविदों को, संपूर्ण समाज के अंतर्गत जितने भी वर्ग हैं, चाहे राजनीतिक को, गैर राजनीतिक को, सभी को सही मार्ग निर्देश देने में सक्षम है। ये कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबको सही मार्ग निर्देश देने में सक्षम है, सबको सही रास्ता दिखाने में सक्षम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को या संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का निचोड़ कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। क्या? प्रस्तावना पथ आलोकित, मतलब वास्तविक रूप में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार की इन तीनों ही अंगों का पथ आलोकित करती है, इनको रास्ता दिखाती है। ठीक है। इसी के साथ मैंने लिखा दीपक, मतलब वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक दीपक के तुल्य है जो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रास्ते में कहीं पर भी अंधेरा हो, कहीं पर भी समस्या हो, कहीं पर भी दिशा भ्रम हो तो सही मार्ग निर्देश देने के लिए जो प्रस्तावना है वह एक दीपक का कार्य करती है, एक दिशा सूचक का कार्य करती है, एक सही मार्ग निर्देश देने में ये सक्षम है। तो वास्तविक रूप में सही मार्ग निर्देश देने का कार्य भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। किस किस को? व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। ठीक है बेटा। व्यवस्थापिका कोई भी कानून बनाती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निश्चित रूप में ध्यान में रखती है। कार्यपालिका किसी भी रूप में कानून की क्रियान्वित करती है तो प्रस्तावना को अवश्य ध्यान में रखती है। और न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई गई कानून की व्याख्या करती है, कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य क्रियान्वित की जा रही है उनकी देखरेख करती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ये देखती है कि इन दोनों के द्वारा कहीं प्रस्तावना का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, प्रस्तावना के विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह वास्तविक रूप में क्या है? एक दीपक के तुल्य है, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना पार्ट 2, जिसमें हमने प्रस्तावना के बारे में संपूर्ण बातें नोट कर दी हैं। आप इसको नोट कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ये सारी बात लिखने के बाद में प्रस्तावना में फिर शेष रह ही किया जाता है। अब अगली जो बात शेष रह गई है वो ये रह गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें संपूर्ण भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मैं आपको एक एक शब्दावली को तरीके से समझाऊंगा, जो कि तीसरा पार्ट में हम लेंगे। ठीक है बेटा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद में हम बताया है कि भाई इसका वास्तविक जो प्रारूप है, इसकी जो शब्दावली है वो ये है, मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद में। ठीक है। इससे पीछे जाते हैं तो केवल 3 शब्द निकाल देंगे, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्दावली निकाल देंगे तो 42वें संवैधानिक संशोधन से पीछे की प्रस्तावना होगी। और तीनों शब्दावली जोड़ देते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद की प्रस्तावना होगी। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है बस। ये भी आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, केवल एक संशोधन हुआ है, और वह कौन सा हुआ है? 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। ठीक है बेटा।
तो एग्जाम पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखेंगे। अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही संशोधन हुआ और जब ये 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए तभी ये कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तविक रूप में संशोधन योग्य है और ये जो है संविधान का हिस्सा है। क्या? संविधान का हिस्सा है, संविधान का अंग है। 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये बात कही जा सकती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मुझे पूरा विश्वास है आप पार्ट 2 को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।